Let's talk about the soft domination. The central tension is between the organization. If you look the organization from the power lens, is that between resistance and obedience. तो अगर एज अ होल देखा जाए फ्रॉम द perspective of the management control, obedience is a far more productive result of policies than resistance. तो अगर ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके नतीजे में ओबीडियंस हो रही है तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए राहत में। जो एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोरेशन है एंड फोर्स है दैट इनवाइट रेजिस्टेंस। तो पावर एज अ हार्ड इंस्ट्रूमेंटेलिटी, प्रेजेंस एज मतलब पावर की जो हार्ड इंस्ट्रूमेंटेलिटी है वो फोर्स एंड कोरेसिव पावर, कि जब आप लोगों को मजबूर करें कि वो ये काम करें। अदरवाइज जो ज़्यादा सटल मैकेनिज्म हैं जिसके अंदर पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएं जिसके अंदर लोग जो हैं उन पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें और उन पॉलिसीज के हवाले से जो है वो कंफर्मेंसी कंफर्मेंट रहे उस हवाले से, यानी कि उन पॉलिसीज को फॉलो करें। एक थ्योरिस्ट है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ मेथड इज स्टीवन लुक्स, और he analyzed the power, not only the terms of the mechanic but also its underlying dimension of the powers. Or he said perceptions, cognitions and preferences in such a way that people accept their role in the existing order of things. मसलन जो सटल फॉर्म ऑफ द पावर है वो ये है कि लोगों की परसेप्शन, कॉग्निशंस को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए कि वो अपने रोल को उस सोसाइटी के अंदर, अपने रोल को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्ट। इस एक्सेप्टेंस की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ये भी हो सकता है बिकॉज दे कैन नो अल्टरनेटिव टू इट, वो लगे कि इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमें तो ये काम करना ही पड़ेगा। और बिकॉज दे व्यू इट एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल, या फिर उनको ये लगे कि नेचुरल चीज़ है, ऐसा ही होता है। या फिर बिकॉज दे वैल्यू इट एज ए डिवाइनली ऑर्डिनेट एंड बेनिफिशियल, या फिर वो कहेंगे हमारी किस्मत में ही ऐसा है कि हमें ये काम किया जाए। तो ये पावर की अंडरलाइंग डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं ओबीडियंट हो जाते हैं उन पावरफुल अथॉरिटीज़ के लिए। एंड तो बहरहाल ये जो मामलात हैं, इस तरीके के अंडरलाइंग मैकेनिज्म बनाना ओबीडियंस के हवाले से, उसके लिए कल्चरली और नॉर्मेटिव असम्पशंस क्रिएट होती हैं जिनकी वजह से वो कल्चर इस तरह होता है जिसके अंदर लोग जो हैं वो अबाइड करते हैं अथॉरिटी को। तो बहरहाल अगर आप एनालिसिस ऑफ पावर जो कि कैरेक्टराइज किया जाए, जिसके अंदर अंडरलाइंग रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, कल्चर को इस तरीके के साथ फ्लोरिश किया जाए कि लोग जो हैं वो ओबीडियंस की तरफ आए, इस फिनोमेना को हम सॉफ्ट डोमिनेशन कहते हैं। एंड सॉफ्ट डोमिनेशन इज characterized by the administration of rules that give managerial discretion to managers while reinforcing the strength of centralized authorities, because those who are delegates know that their obligation is to act creatively but to do so within system of authority। यानी कि जो लोग सॉफ्ट डोमिनेशन से मुराद ये कि ऐसे लोग वो इस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं कि जो लोग उस सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमारी बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज के अंदर हमने इन बाउंड्रीज हमने बाहर नहीं जाना। So soft domination is based on the appearance of organization among peers and the reality of the pervasive system of control। किस तरह की इक्वालिटी है peers में और किस तरह का कंट्रोल सिस्टम जो है मैकेनिज्म है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बहुत सारी लेजिटिमेट टेक्निक यूज़ की जाती है सॉफ्ट डोमिनेशन के लिए, मैनेजमेंट कम्युनिटी को यूज़ करती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी फॉर द मैनेजर्स अबाउट देयर प्लान्स। और so these are some modern ways of making people responsible and एक सर्वेलेंस उनके ऊपर रखी जाती है कि वो ये काम कर रहे हैं और कहा जाता है कि हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस आउटपुट क्या है। तो व्हाट बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट की पावर को जो सस्टेन करता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के ऊपर is the political concentration of the power of control over the deployment of the human resources in the hands of a minority combined with the regular use of credible sticks। और जो सीनियर मैनेजमेंट है वो किस तरह कंट्रोल बरकरार रखती है, उसके पास
पॉलिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है ह्यूमन डिप्लॉयमेंट के हवाले से, और उनके पास जो स्टिक्स होती हैं, दूसरा पनिशमेंट्स हैं, वार्निंग्स हैं, और जो उनके पास कैरेट्स हैं वो रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज हैं, जो कि कुछ रूल्स रेगुलेशन के दरमियानी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो भारत कुछ कभी कभार ये जो सर्वेलेंस की और अकाउंटेबिलिटी की फॉर्म्स हैं, ये भी पॉलिटिकल गेम की बेसिस बन जाती है पीपल एट द वर्क, एंड पीपल टुडे ऑफन कंसीव ऑफ द वर्क प्लेस एज अ गेम इन विच दे आर सर्वाइवर्स। और बहुत सी देर आर मैनी थिंग्स टू सर्वाइव। उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्वाइव करने हैं, उनको डाउन साइजिंग सर्वाइव करनी है, उनको नॉट गेटिंग अ प्रमोशन सर्वाइव करनी है, और खासतौर पर कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइवल करना और डिफिकल्ट होता चला जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है। तो दे बिकम द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लॉन्ग प्लेयर होते हैं, दे बिकम द स्किलफुल प्लेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे नो द रूल्स ऑफ द गेम, they know the rights of the game inside and out, how do they are going to operate within the organization। इससे उनकी जो है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं अंडरस्टैंडिंग की। तो बहरहाल बहुत सारी जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं सर्वेलेंस के हवाले से, सॉफ्ट डोमिनेशन के हवाले से, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक एंड टीम सर्वेलेंस भी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से तो आप जो टर्मिनोलॉजी इसके साथ रिलेटेड यूज होती है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन पिनॉप्शन। इंफॉर्मेशन पिनॉप्शन से मुराद है कि और that the people who are working in the organization are subject to many forms of electronic surveillance, which includes closed circuit TV, CCTV, speed cameras, security cameras and so on। और उनकी ईमेल्स के ऊपर नज़र रखी जाती है, उनकी वेबसाइट विजिट के ऊपर नज़र रखी जाती है, उनके सारा डाटा जो है इंफॉर्मेशन वहाँ मौजूद होती है। तो बहरहाल ये एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जो है मौजूद है, इसी को इंफॉर्मेशन पिनॉप्शन कहा जाता है। और इंफॉर्मेशन पिनॉप्शन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन लीड्स को ये प्रिविलेज है उनके पास कि उनके पास तमाम मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और दे बेसिकली आर्ग्यू दैट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सप्लीमेंट रादर देन रिप्लेसेस अर्लियर फॉर्म ऑफ सर्वेलेंस। जो बुनियादी जो मैकेनिज्म था पहले सर्वेलेंस का ऑर्गेनाइजेशन का, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। एंड भारत जो लोग टीम के अंदर काम करते हैं, तो टीम ऑपरेशन जो है टू डायमेंशन ऑफ सर्वेलेंस है, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सर्वेलेंस फोकस ऑन द एबरेंट। एबरेंट मींस दैट द पीपल आर डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल। एबरेंट इज वेस्ट, टाइम, क्वालिटी एंड सो ऑन। लेकिन एबरेंट को डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज नॉट नॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि व्हाट इज नॉर्मल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या स्टैब्लिशिंग, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, परफॉर्मेंस नॉर्म्स, गोल्स और क्वांटिटेटिव गोल्स को डिफाइन करती है, ताकि वो ये बता सकें जो लोग इससे डिविएट करेंगे वो हैं वो एबरेंट हैं और वो नॉर्मल के सेंस में नहीं है। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो हैं मॉनिटरिंग की, वो आर मोर, दे आर मेकिंग द सर्वेलेंस ऑफ द परफॉर्मेंस मोर ट्रांसपेरेंट। और जो हॉरिजॉन्टल सर्वेलेंस है वो पीयर्स के जरिए से होती है, जो कि आपकी कोलीग टीम में काम कर रहे हैं, वो आपके हवाले से क्या हॉरिजॉन्टल सर्वेलेंस करते हैं, आपके काम किस तरीके से देखते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं जो कि सर्वेलेंस की, और जो वर्टिकल सर्वेलेंस है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज बड़ा हेल्प करते हैं। मसलन एक जगह गए, एक साहब ने कहा कि जनाब हमने तमाम क्लासरूम्स के अंदर भी कैमरा बना के रखे हुए हैं, और हमें पता चलता है कैमरा रखे हुए हैं जिससे हमें पता चलता है क्लासरूम के अंदर हो क्या रहा है, कोई जनरल साथ थे। बहरहाल ये भी एक पिनॉटिज्म की एक एग्जाम्पल थी, लेकिन इसमें ये भी है कि इंडिविजुअल जो है वो ऑटोनॉमी को भी समझते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी जो है वो इफेक्ट होती है इस तरह के मामला से। जो रेलेवेंट टर्म है वो एम्पावरमेंट, और वन ऑफ द मेजर स्ट्रेटजीज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इज टू प्रैक्टिस एम्पावरमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो, ताकि लोग जो है वो एज ए नॉर्मल एक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पावर के स्ट्रक्चर को नॉर्मली एक्सेप्ट करें। और इसके लिए वहाँ जो है एम्पावरमेंट, यानी एम्पावर से मुराद ये है कि गिविंग समवन मोर पावर देन दे हैड प्रीवियसली, सो ट्रांसफरिंग पावर टू द इंडिविजुअल बाय प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग बिहेवियर। और इसके बहुत सारे तरीके कार हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जैसी बनाई जाए, प्रैक्टिस ऐसी की जाए, सेल्फ मैनेज वर्क टीम बनाई जाए, ताकि लोगों को एम्पावरमेंट का एहसास हो
उनको डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ पावर दी जाए, ताकि वो जो है इस चीज़ों के हवाले से पावर के उन स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हुए उस पावर को प्रैक्टिस कर सकें। तो बहरहाल आप देखते हैं कि बहुत सारी पॉपुलर मैनेजमेंट बुक्स आई जिन्होंने यही डेमोन्स्ट्रेट किया कि सिंगल आंसर सोल्यूशन फॉर द मैनेजर्स कि किस तरीके से ओबीडियंस को लगाया जाए। इसमें TQM है, ऑर्गेनाइजेशन है, लीन प्रोडक्शन है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, कुछ रेसिपीज दी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन पावर स्ट्रक्चर पावर को शेयर किया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा एम्पावर्ड किया जा सकता है। और तो rather than isolating, observe individually measure the times taken by individual for doing standardized tasks and discouraging them from communicating with others while doing so. The new approaches encourages communication and sociability, and no longer employees are seen that they are competing against each other. Instead, they work together as a member of team. So they have been designed to cope better, flexible manufacturing method, and provide opportunities for more intelligent organization of the work. And because the work has been distributed, greatly distributed and among the different intelligence system of the organization, तो टीम वर्क जो है वो पॉलिसीज को एबॉलिश नहीं करता, बल्कि टीम जो है वो कंसर्टिव कंट्रोल एक सर्वेलेंस जो है वो क्रिएट कर लेता है। और ये जो फॉर्म है पावर की एट वर्क, क्रिएट द टाइप ऑफ द सब्जेक्ट दैट वर्क देयर, और यानी कि जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है वो ना सिर्फ ये कि सुपरवाइजर की नज़र हो जाती है, बल्कि जिस टीम के अंदर काम करें तो टीम मेंबर। तो इस तरह का कंट्रोल जो कि टीम कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाता है, जो आजकल भी कहा जाता है टीम वर्क किया जाए, टीम वर्क किया जाए, उस तरह का जो कंट्रोल है वो कंसल्टिव कंट्रोल के अंदर कंसिडर किया जाता है। ओके जी, तो आज तक के लिए इतनी ही बात काफ़ी है।